जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक में सर्कुलेटरी सिस्टम के सभी महत्वपूर्ण अपडेटेड क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोग साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं और उस क्रम में हम लोगों ने पीछे के सेशन में ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, अच्छा लेकिन उससे पहले आप सबों को एक छोटा सा जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे मित्र, अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए अपने साइंस को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे साथ साइंस स्पेशल लाइव फाउंडेशन बैच में। ध्यान में रखिएगा कि ये जो बैच है ये बैच आपके आरआरबी टेक्नीशियन के लिए भी उपयोगी है, सर आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए भी, ग्रुप डी के लिए भी, एनटीपीसी के लिए भी और मेरे मित्र जेई के लिए भी। और एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई जैसे एग्जाम में अभी आपके पास भरपूर समय है और ऐसे में मेरे मित्र ये बैच आपके सभी अपकमिंग वैकेंसी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, आपके खास करके साइंस सब्जेक्ट को लेकर के। ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो हम लोग बायोलॉजी देखेंगे बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल तक देखेंगे सारी चीजों को, और मेरे मित्र वो हम लोग रिकॉर्डेड मोड में देखेंगे। और साथ ही मेरे मित्र फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे ताकि जो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वो सारा चीज क्लियर होते चले। और ध्यान में रखिएगा ये बैच आपको कहां मिलेगा, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैच से संबंधित अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आपका जो आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा डैश से जुड़ी होती है। पहला ऑप्शन है बायां आलिंद, दूसरा ऑप्शन है दायां आलिंद, तीसरा ऑप्शन है बायां नीले और चौथा ऑप्शन है दायां नीले। मेरे मित्र आपसे यह सवाल करा जा रहा है कि जो मानव हृदय है इसमें फुफ्फुसीय शिरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं, वो किससे जुड़ा हुआ रहता है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले तो हमें यह बताओ कि यहाँ पे जो हृदय की बात की गई है तो ये हृदय क्या है। मेरे मित्र हृदय क्या है इसको समझने से पहले आप सभी ध्यान में रखिएगा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो आप सबों को यह याद रखना होगा कि जहां भी कहीं पे भी हम परिसंचरण तंत्र की चर्चा करेंगे, जहां भी हम किसकी चर्चा करेंगे, परिसंचरण तंत्र, या फिर मेरे मित्र इसी को हम लोग परिवहन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं पे भी अगर हम लोग परिवहन तंत्र की चर्चा करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस परिवहन तंत्र के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, जिसमें पहला आपका कौन है, आप सभी याद रखिएगा, हृदय, दूसरा आपका कौन है, रक्त, और तीसरा कौन है आपका, आप सभी ध्यान में रखेंगे, रक्त वाहिनिका। क्या है, रक्त वाहिनिका। और मेरे मित्र यही तीनों मिल करके क्या करता है, आप सभी याद रखेंगे कि सर मानव परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है या फिर मानव परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, या आप कह सकते हो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का निर्माण करता है। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हम इस परिसंचरण तंत्र के घटक में हृदय की बात करें तो आप सभी को ये याद रखना होगा कि हृदय जो है, हार्ट जो है वो क्या है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र यानी कि परिवहन तंत्र है, इसका क्या माना जाता है, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको केंद्रीय पंप अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय पंप अंग। अब मेरे मित्र हम सभी कहते हैं कि गुरुजी हृदय का अर्थ तो कुछ दूसरा निकलता है, लोग अलग अलग चीजों में निकालते हैं कि हमारा दिल टूट गया, हमारा दिल जुट गया, हमारा दिल लग गया, फलाना चल गया तो हमको बहुत तकलीफ है, दिल में बहुत दर्द है। ऐसा मेरे मित्र कुछ नहीं होता है। और अगर आपको दिल में दर्द हो रहा है, किसी भी तरह की परेशानी है, तो डॉक्टर से मिलना अनिवार्य है चला, क्योंकि हार्ट अटैक की संभावना बढ़ रही है। इसीलिए अगर दिल में दर्द हो रहा है तो उसका एक ही उपाय है, डॉक्टर से मिलिए। बाद बाकी इमोशन की वजह से दिल में कुछ नहीं होता है। आपको यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा हार्ट है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, ये आपके पूरे शरीर में रक्त को क्या करेगी, पहुंचाने का कार्य करेगी। और मेरे मित्र दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दैट सर इट इज बिलोंग्स टू द सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन।
क्योंकि हार्ट हमारे पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है, रक्त पे दबाव बना करके पूरे शरीर में रक्त को फैलाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय पंप अंग कहते हैं, यानी कि सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि दिल में इमोशन की वजह से कुछ नहीं होता है। दिल जो है आप कहेंगे सर ये पूरे शरीर में रक्त को यानी कि ब्लड को पहुंचाता है। अब आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो हम लोग का हार्ट होता है वो कहां पाया जाता है। तो मेरे मित्र, मैंने अपने सेशन में कई बार आप सबों के साथ डिस्कस करा है कि आपके बॉडी का कमर से ऊपर का जो भाग है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। मेरे मित्र, हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी एक है एब्डोमिनल कैविटी जिसको उदर गुहा बोलते हैं, और दूसरा है हमारा थोरैकिक कैविटी यानी कि वक्ष गुहा बोलते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरैकिक कैविटी है, इस दोनों को कौन अलग करता है। आप कहेंगे सर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम लोगों ने डायफ्राम की चर्चा करा था, हमारे फेफड़ा में जो डायफ्राम लगा हुआ है वो क्या करता है, तो थोरैकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। सिंपली अगर हम अपने बॉडी से आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहेंगे तो ये मेरे मित्र, ये पूरा पोर्शन आपके बॉडी का पूरा ये छाती वाला इलाका जो है वो वक्ष गुहा यानी कि थोरैकिक कैविटी कहलाता है, और जो इसके नीचे का हिस्सा है पेट वाला हिस्सा, इसको एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा बोला जाता है। अब आपको ध्यान में रखना होगा, यहां छुओगे तो चला हड्डी जैसा नजर आएगा, एकरे हम लोग पसली कहते हैं। टोटल आपके दोनों फेफड़े में पसली कितनी है सर, 12 जोड़ी यानी कि 24। अब ध्यान में रखिएगा कि जो हार्ट है ये एक बहुत कोमल संरचना है और मांसल संरचना है, और मेरे मित्र ये कहां रहता है, तो सर आपका जो रिब केज है यानी कि जो पसली है सर उसके नीचे दोनों फेफड़ों के बीच में रहता है। और मेरे मित्र, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो हार्ट है ये एक दोहरी झिल्ली से बना हुआ आवरण में रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हृदय आवरण या फिर पेरिकार्डियम कहते हैं। और चूंकि ये दोहरी झिल्ली आपस में मिलकर के क्या करती है, एक गुहा बनाती है, तो हम लोग कहते हैं कि जो हार्ट है वो कहां रहता है, पेरिकार्डियल गुहा में रहता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हार्ट कहां रहता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी पेरिकार्डियल गुहा में रहता है। कहां रहता है, पेरिकार्डियल गुहा में रहता है, पेरिकार्डियल गुहा में रहता है। मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो पेरिकार्डियल गुहा है ये किससे बना होता है, तो आप सभी को याद रखना होगा कि पेरिकार्डियल गुहा जो है ये दोहरी झिल्ली, ये दोहरी झिल्ली से निर्मित होता है, दोहरी झिल्ली से निर्मित होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी याद रखेंगे सर, हृदय आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय आवरण कहते हैं, यानी कि इसी को हम लोग पेरिकार्डियम भी कहते हैं। याद रखिएगा ये चीज, क्या कि जो हार्ट है वो दोहरी झिल्ली से बना हुआ हृदय आवरण या पेरिकार्डियम में रहता है, और यही पेरिकार्डियम मिलके क्या करता है सर, पेरिकार्डियल गुहा का निर्माण करता है। और मेरे मित्र, जो पेरिकार्डियल गुहा होता है उसमें क्या होता है, पेरिकार्डियल द्रव पाए जाते हैं जो हार्ट को बाहरी आघातों से बचाता है। तो मेरे मित्र, हार्ट के बारे में ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है। तो मेरे मित्र गौर फरमाइएगा, अगर हम हृदय की संरचना की बात करेंगे ये कुछ इसी तरीके का होता है, और आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि हृदय, मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे 4 वेस्म होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसी वेस्म को चैम्बर कहते हैं। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो 4 वेस्म है उसमें कौन कौन आ जाता है, आप सभी याद रखेंगे कि पहला आ जाता है सर बायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां नीलय, बायां आलिंद, बायां नीलय। और मेरे मित्र दूसरा आपका क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि दायां आलिंद, दायां नीलय, दायां आलिंद और दायां नीलय, दायां आलिंद और दायां नीलय। मेरे मित्र यही क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 आलिंद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स, और जो नीले है इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। तो हमारे हार्ट में जो 4 चैम्बर होते हैं उसमें सर 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब ये याद रखिएगा कि हृदय का जो ऊपर वाला चौड़ा भाग होता है, हृदय का जो ऊपर वाला चौड़ा भाग होता है वहां क्या होते हैं सर, आलिंद मिलते हैं। और मेरे मित्र आप सभी देख रहे होंगे कि यहां पे राइट आर्टियम लिखा गया, राइट आर्टियम लिखा गया है, तो आप सभी इसको क्या कहेंगे गुरुजी, दायां आलिंद कहेंगे। और मेरे मित्र इधर आप अगर गौर फरमाएंगे इस वाले संरचना पे, तो इसको क्या लिखा गया है, लेफ्ट आर्ट्रियम। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे क्या होगा, आप कहेंगे सर बायां आलिंद होगा। क्या होगा, बायां आलिंद।
अब मेरे मित्र बायां आलिंद के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा? बायां निलय मिलेगा। बायां आलिंद के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा? बायां निलय मिलेगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका दायां आलिंद है इसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे, दायां निलय मिलेगा। क्या मिलेगा? दायां निलय मिलेगा। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन सा? तो सर बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। अब इस हृदय का सर इस चैम्बर के अलावा भी कई हिस्से हैं और इसमें कई वेन और कई आपको आर्टरी देखने को मिल जाएंगे। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो आप देख रहे हैं कि इस तरह की संरचनाएं आपको दिखाई पड़ रही है, इसको हम लोग ऑर्टा यानी कि महाधमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्टा यानी कि महाधमनी बोलते हैं। ऑर्टी जो है इसको महाधमनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि शरीर में निकलने वाली सभी धमनियां यहीं से निकलती है। सभी धमनियां क्या होती है सर? यहीं से निकलती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, सभी धमनियां यहीं से निकलती है। और मेरे मित्र आप सभी को ये याद रखना होगा कि धमनी, अगर हमसे ये पूछा जाए कि धमनी क्या करता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो धमनी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह करता है। यानी कि धमनी के द्वारा हमारे बॉडी में क्या होता है? आप कहेंगे ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है। जबकि मेरे मित्र जो आपका सिरा है वो क्या करता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सिरा के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है सर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह होता है। बस आपको एक अपवाद ये याद रखना होगा जिससे संबंधित आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि यहां पे जो पल्मोनरी आर्टरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी को क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। और पल्मोनरी वेन को क्या कहते हैं मेरे मित्र? तो इसको हम लोग फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं। और ये याद रखिएगा आप बात, आप सभी को मालूम है कि जो हमारा धमनी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा? प्रवाह करेगा या ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह करेगा। और जो सिरा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह करेगा। लेकिन मेरे मित्र एक्सेप्शन के रूप में आप सबों को याद रखना है कि जो फुफ्फुसीय धमनी होती है इसके द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह होता है। जबकि मेरे मित्र जो फुफ्फुसीय सिरा है इसके द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह होता है। तो ये जस्ट उल्टा होता है। धमनी आप कहेंगे ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह करता है, सिरा सर डीऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह करता है। लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी है आप सभी कहेंगे ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा। जो हमारा फुफ्फुसीय सिरा है सर ये शुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा। अब मेरे मित्र फुफ्फुसीय सिरा फेफड़े से शुद्ध रक्त को कहां लाती है? आप सभी ध्यान में रखेंगे सर बाएं आलिंद में लाती है। कहां लाती है? बाएं आलिंद में लाती है। क्यों? क्योंकि सर ये तो शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। तो जाहिर सी बात है कि शुद्ध रक्त हमारा कहां बन रहा है? आप कहेंगे सर फेफड़ा में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ जो ब्लड जाएगा उस ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, तब हम कहेंगे सर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लाने का कार्य कौन करता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो पल्मोनरी वेन है ये करता है, यानी कि फुफ्फुसीय सिरा जो है वो करता है। और ये जो चिल्ला फुफ्फुसीय सिरा आप सभी देख रहे हैं, ये जो फुफ्फुसीय सिरा आप देख रहे हैं ये कहां खुल रहा है गुरुजी? ये बायां आलिंद में खुल रहा है, यानी कि लेफ्ट आर्टरियम में खुल रहा है। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया? आपसे सवाल पूछा गया कि मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिरा डैश से जुड़ी होती है। फुफ्फुसीय सिरा आपका कहां खुल रहा है? सर बायां आलिंद में खुल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि फुफ्फुसीय सिरा किससे जुड़ा होगा? आप कहेंगे सर बाएं आलिंद से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? बाएं आलिंद से जुड़ा होगा। अब मेरे मित्र अगर हम बात करेंगे कि बायां आलिंद किससे जुड़ा होगा, तो बाएं नीले से जुड़ा होगा। और मेरे मित्र अगर हम बात करेंगे किसकी सर यहां पे पल्मोनरी वेन की, तो आप सभी यहां पे क्या देख रहे हैं कि मेरे मित्र ये जो पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन यहां से भी ये क्या करेगा? तो सर इसका काम होता है जो शुद्ध रक्त है उसको फेफड़ा से ले जाना। तो मेरे मित्र ये भी यहां पे भी क्या करेगा? पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुसीय सिरा सर शुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा। और साथ ही साथ मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा यहां पे आप देख रहे होंगे कि एक इस तरह की संरचनाएं दिखाई पड़ रही है जिसको मिट्रल वाल्व बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विदलीय कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विदलीय कपाट बोलते हैं, जो कि किसके बीच होता है? बायां आलिंद और बायां नीले के बीच होता है। किसके बीच होता है? बायां आलिंद और बायां नीले के बीच होता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। और चिला जो दायां आलिंद और दायां नीले है इसके बीच में कौन सा वाल्व होता है?
आप सभी ध्यान में रखेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, यानी कि त्रिदलीय कपाट होता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ये जो मिट्रल वाल्व है ये क्या है, आप सभी कहेंगे सर इसी को द्विदलीय कपाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विदलीय कपाट बोला जाता है, जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से क्या करता है? रोकता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जो समूह 1 और समूह 2 है इसको सुमेलित कीजिए। और मेरे मित्र आप सभी ने यहां पे जस्ट देखा है कि हार्ट हमारा क्या कहलाएगा? आप सभी कहेंगे सर सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन कहलाएगा। और मेरे मित्र धमनी के द्वारा क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी शुद्ध रक्त का परिसंचरण होगा। क्या होगा? शुद्ध रक्त का परिसंचरण होगा। शुद्ध रक्त का परिसंचरण होगा। और मेरे मित्र सिरा के द्वारा क्या होगा? आप कहेंगे अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होगा। अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होगा। तो अब बताइए कि क्या ये सवाल आपसे सॉल्व नहीं होगा? चला, ये सवाल आपसे सॉल्व नहीं होगा? मेरे मित्र ये सारे अपडेटेड क्वेश्चन है। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हृदय है तो हम सीधे कहेंगे कि ये पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है। जो धमनी है ये क्या करेगा? ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करेगा। और जो सिरा है ये क्या करेगा? ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करेगा। तो एक के साथ ए मिल रहा है, 2 के साथ कौन मिल रहा है? सी मिल रहा है। और 3 के साथ कौन मिल रहा है? बी मिल रहा है। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। सर 1 के साथ सी दिया हुआ है, नहीं होगा। 1 के साथ ए दिया हुआ है, ठीक है। 2 के साथ सी दिया हुआ है, ठीक है। 3 के साथ बी दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि जो कंसेप्ट होता है मेनली मेरे मित्र उसके जो बेसिक अंग है उसके हिसाब से होता है। एक बार उसको आपने समझ लिया, आगे के सभी सवाल आप चुटकी में बना सकते हैं। लेकिन मेरे मित्र एक बार आपको कंसेप्ट को समझना होता है। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे तीसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। आप सभी कहेंगे बिल्कुल दर्शा रही है गुरुजी। अब कह रहा है कि एल ए मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम इक्वल टू बायां आलिंद, और एल भी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बायां नीले, और फिर आर ए इक्वल टू कह रहा है दायां आलिंद राइट आर्ट्रिकल्स, आर भी राइट वेंट्रिकल्स दायां नीले, और फिर कह रहा है कि कपाट का कहां स्थित है, यानी कि valve कहां स्थित है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हार्ट का तो साइन है, मतलब डायग्राम है, हम सभी देख रहे हैं, और हमसे सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है कि बायां आलिंद बायां नीले, दायां आलिंद दायां नीले ये कहां पे है और कपाट कहां पे है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने हार्ट के डायग्राम के बारे में इलॉबरेशन करा है, और हमने देखा कि हार्ट का जो ऊपरी हिस्सा है क्या कहलाएगा? आलिंद वाला हिस्सा। नीचे वाला हिस्सा आप कहेंगे सर नीचे वाला हिस्सा नीले का हिस्सा कहलाएगा। और अभी जस्ट आपने बताया है कि जो हार्ट है जो बायां आलिंद और बायां नीले जुड़ा हुआ है, दायां आलिंद और दायां नीले जुड़ा हुआ है, सर उसमें जुड़ाव के जगह पे क्या है सर? कपाट है। एक पे सर ट्राइकस्पिड वाल्व है, दूसरे पे बाइकस्पिड वाल्व है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि ये वाला हिस्सा अगर हमारा लेफ्ट हो और ये वाला राइट हो तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं वो हमारा क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा बायां आलिंद हो जाएगा, बायां आलिंद हो जाएगा। और मेरे मित्र बायां आलिंद कितने नंबर पे है? आप कहेंगे गुरुजी 2 नंबर पे है। बायां आलिंद कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। अब बायां नीला की अगर हम चर्चा करते हैं तो आप कहेंगे सर ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो जाएगा, तो ये हमारा बायां नीले हो गया। चिल्ला। अब बायां नीले कितने नंबर पे है? आप कहेंगे सर इस पूरे डायग्राम को यहां पे तीसरे नंबर पे कहा जा रहा है। तो मेरे मित्र ठीक है। अब ध्यान देना कि ये जो हमारा राइट आर्ट्रियम है वो कहां पे है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा? दायां आलिंद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दायां आलिंद कहलाएगा। और मेरे मित्र जो दायां आलिंद का हिस्सा है वो क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस हिस्से को 5 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 5 पे हो जाएगा। और जो आपका दायां नीले है यानी कि जो आपका राइट वेंट्रिकल्स है वो कहां पे है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 4 पे इंडिकेट किया गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर 2 3 4 2 3 4 और 5 क्या है? तो आप कहेंगे बायां आलिंद बायां नीले, दायां आलिंद और दायां नीले के स्थिति को व्यक्त कर रहा है।
जाहिर सी बात है कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। मेरे मित्र यहाँ पे परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ विशेषता दिया गया है और गलत विकल्प आपको चुनना है। पहला है कि केशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं रक्त वाहिनिका की, किसकी बात करते हैं? रक्त वाहिनिका की, तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है धमनी, दूसरा होता है सिरा और तीसरा क्या होता है सर? केशिका होता है। क्या होता है? केशिका। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि केशिका की जो संरचना होती है ये बहुत छोटी छोटी पतली संरचना होती है और बहुत सारे केशिकाएं आपस में जुड़ करके क्या करती है? तो आप ध्यान में रखिएगा, सिरा का निर्माण करती है, वेन का निर्माण करती है। तो पहला ऑप्शन जो कहा जा रहा है कि केशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करती है, बिल्कुल ही सही है। आपको क्या करना है सर? जो विशेषता है उसमें से गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला तो आपका सही है। दूसरा है कि लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, इसी को हम लोग फ्लूइड टिश्यू कहते हैं। अब याद रखिएगा, आप सभी याद रखिएगा कि मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के अलावे परिसंचरण तंत्र के अलावे सर एक अन्य यहां पे रक्त लिख लीजिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र के अलावे एक अन्य परिसंचरण तंत्र भी मौजूद होता है। एक अन्य परिसंचरण तंत्र भी मौजूद होता है जो क्या कहलाता है? आप सभी याद रखिएगा, लसिका तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। और मेरे मित्र जो लसिका तंत्र होता है या लसिका होती है, इसके द्वारा क्या होता है सर? पचे हुए वसा का परिवहन होता है। तो मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी ये बात भी सही है कि लसिका को उत्तक द्रव कहा जाता है, बिल्कुल। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। कह रहे हैं कि उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, जबकि मेरे मित्र ब्लड प्रेशर की जब भी हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी जो ब्लड प्रेशर होगा वो धमनी के प्रेशर से मापा जाएगा, ना कि सिरा के प्रेशर से। तो आप क्या कहिएगा कि गलत विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर डी है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? मेरे मित्र निकिल, कोबाल्ट, लोह आयरन, तांबा, कॉपर, क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहते हो कि गुरुजी अगर हम लोग मानव रक्त की बात करते हैं तो इसके कंपोजिशन में हमें आरबीसी देखने को मिलती है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक सर श्वसन वर्णक पाया जाता है। और इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन यानी कि लोहा मौजूद होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि मानव रक्त के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होगी? लोहा यानी कि आयरन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी लाल रक्त कणिका में मौजूद होता है। डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स, रक्त प्लाज्मा, आप सभी इसको बखूबी समझ रहे हैं। ये सब के सब क्या है? रक्त के अवयव हैं। श्वेत रक्त कणिका को हम लोग क्या कहते हैं सर? सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं, यानी कि शरीर का सैनिक कहते हैं, याद रखिएगा। शरीर का सैनिक कहते हैं, याद रखिएगा। मेरे मित्र डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? आप कहेंगे गुरुजी केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या नहीं होता है? आप कहेंगे हीमोग्लोबिन नहीं होता है। रक्त प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे गुरुजी इसी को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। और प्लेटलेट्स से जो निकलने वाला आपका सर प्रोटीन होता है वो क्या होता है? जो रक्त को जमाने में मदद करता है। तो आप कहते हैं सर प्रोथ्रोम्बिन निकलता है जो रक्त को क्या करता है? आप कहेंगे सर जमाने में मदद करता है। और रक्त प्लाज्मा आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जो रक्त का तरल भाग है वो रक्त प्लाज्मा कहलाता है। और ये जो प्लाज्मा है इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे कि हम हिपेरिन की बात करते हैं, फाइब्रिनोजन की बात करते हैं, ये सब के सब क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? इसलिए मेरे मित्र कि अगर सर शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को अलग अलग न रखा जाए और भगवान ने अलग अलग रखने की सर जो प्रक्रिया या संरचना है वो ना दी होती तो मेरे मित्र मानव बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल ही नहीं हो पाता।
तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है, तो पहला ऑप्शन है कि पेशियों की वृद्धि और उसके कामकाज में मदद करने के लिए, नहीं। फेफड़ों में रक्त का ऑक्सीजनीकरण, बिल्कुल नहीं। एक बड़े शरीर वाले जीवों का ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, नहीं। शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सर जो आपका शुद्ध और अशुद्ध रक्त है उसको अलग अलग रखा जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक भाग को दर्शाता है। यह डायग्राम यहां पे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि यह डायग्राम किसका है, महाधमनी का, कोशिका का, धमनी का, सिरा का, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये जो यहां पे इस संरचना में इस तरह की संरचना आप सभी देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है आप सभी याद रखेंगे, ये एक्चुअली हमारा वल्व यानी कि कपाट है। और मेरे मित्र जो सिरा होता है जिसको हम लोग वेन कहते हैं, इसमें वल्व पाए जाते हैं यानी कि कपाट मौजूद होता है, जबकि मेरे मित्र जो आर्टरी यानी कि धमनी होता है इसमें वल्व नहीं पाए जाते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र अगर आप सर अपने कंसेप्ट के लिए सिरा और धमनी की बात करेंगे, यहां पे सिरा और धमनी की बात करेंगे, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ये पोर्शन जो आप यहां पे देख रहे हैं इस तरह की संरचना, यही क्या है आप याद रखिएगा कि सर यहां पे जो ये संरचना दिख रही है ये वल्व का काम कर रही है यानी कि कपाट का काम कर रही है। जबकि मेरे मित्र जो आपका धमनी है इसमें आप कोई भी वल्व नहीं देख रहे हैं, कोई भी कपाट नहीं देख रहे हैं। तो सिरा और धमनी में अंतर यही है कि सर सिरा में कपाट होता है, वल्व होता है, जबकि धमनी में कोई कपाट नहीं होता है। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि जब ये धमनी शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है पूरे शरीर में, तो मेरे मित्र आगे जाने के बाद ये क्या होती है, छोटी छोटी केशिका में बट जाती है और फिर ये आपस में जुड़ करके क्या बना लेती है सर, एक मोटी सिरा बना लेती है। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि केशिकाएं आपस में जुड़ करके क्या करती है, सिराओं का निर्माण करती है। महाधमनी तो आप कहेंगे गुरुजी इसको ऑर्टा कहते हैं और शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है और शरीर में जितनी भी धमनी निकलेगी सबके सब महाधमनी से निकलती है। केशिका आप कहेंगे सर ब्लड कैपिलरीज इसको बोला जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है। हृदय में प्रवाहित रक्त के कारण, फेफड़ों में प्रवाहित रक्त के कारण, सिराओं में प्रवाहित रक्त के कारण, धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। मेरे मित्र आप सभी देखते होंगे कि पुराने जमाने के जो डॉक्टर थे या अभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कुछ अगर उसको बताते हैं तो वो आपके हाथ को इस तरह से चेक करता है। एक्चुअली वो क्या देख रहा होता है कि जो आपकी धमनी है वो देखेंगे कि हाथ को वो दबाता है तो वो ये चेक करता है कि आपकी धमनी में रक्त का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए ध्यान में रखेंगे कि जो यहां पे स्पंदन गति की बात की जा रही है जिसको नाड़ी स्पंदन या नब्ज कहते हैं, वो धमनियों में प्रवाही रक्त के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग के बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको सर दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हार्ट में जो आपका एक साइकिल होता है उसमें जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार गुजरता है और इसीलिए जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं या पक्षी होते हैं, सरीसृप वर्ग के जंतु होते हैं, इसको क्या कहा जाता है सर, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम वाला ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, आप सभी कहेंगे सर स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वर्ग में। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि मानव का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, मानव का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, तो आप क्या कहेंगे सर, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। क्या होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे हृदय चक्र की, किसकी बात करेंगे, हृदय चक्र की, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। और याद रखिएगा कि हृदय में रक्त का भरना, हृदय में रक्त का भरना एवं बाहर निकलना, हृदय में रक्त का भरना एवं बाहर निकलना क्या कहलाता है, आप सभी कहेंगे हृदय चक्र यानी कि कार्डियक साइकिल कहलाता है। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव परिसंचरण तंत्र में सभी सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है और फुफ्फुसीय सिरा और अन्य सिरा में क्या अंतर होता है। अभी जस्ट मैंने आपको पहले क्वेश्चन के डिस्कशन के समय बताया कि चला हमारे बॉडी में जितनी भी सिराएं हैं वे सभी सिरा क्या करती है, तो हमारे बॉडी की अलग अलग जगहों से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करके फेफड़ा में ले जाती है।
ताकि फेफड़ा क्या करे, उसके साथ ऑक्सीजन मिला दे और वो शुद्ध हो जाए। तो सिरा का काम होता है पूरे बॉडी के अलग अलग भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लंग्स तक पहुंचाना। और जो मेरे मित्र धमनी होता है उसका काम क्या होता है, तो सर जो फेफड़ा है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आपके बॉडी के, सर आप कह सकते हो सर धमनी नहीं, जो हम लोग कहते हैं कि पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुसीय सिरा, वो आपके फेफड़े से शुद्ध रक्त को लेकर के बायां आलिंद में छोड़ता है और फिर वहां से मेरे मित्र जो धमनी होती है वो क्या करता है, आपके पूरे बॉडी में शुद्ध रक्त को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहां पे जो सवाल करा जा रहा है कि मानव परिसंचरण तंत्र में सभी सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, बिल्कुल सही है। फुफ्फुसीय सिरा, आप कहेंगे सर ये रक्त को फेफड़ा से कहां ले जाएगा, आप कहेंगे सर बाएं आलिंद में ले जाएगा, और वो कौन सा रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा। तो मेरे मित्र आपका अंतर पूछा जा रहा है और पहला है कि फुफ्फुसीय सिरा में रक्त का प्रवाह दाब के साथ होता है। मेरे मित्र अंतर ये नहीं है। फुफ्फुसीय सिरा में एक छोटी अवकाशिका होती है, बिल्कुल नहीं। फुफ्फुसीय सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, मेरे मित्र बिल्कुल सही है कि फुफ्फुसीय सिरा जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, जबकि अन्य सिराएं जो है वो क्या करती है, तो सर ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। इसीलिए अंतर के रूप में हमारा क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि रक्तचाप बल है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो रक्त आपका नस या धमनी में दौड़ रहा होता है, वो नस या धमनी में क्या करता है, तो नस या धमनी के दीवार पर बल लगाता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्तचाप बल कहते हैं। यहां पे कह रहा है कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी के अंदर नहीं, मेरे मित्र निलय संकुचन के दौरान कह रहा है कि धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। सर रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है वही हमारा क्या होगा, रक्तचाप बल होगा। क्या होगा, रक्तचाप बल होगा। और मेरे मित्र वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर उससे कोई मतलब नहीं है। जो निलय है वो संकुचन का काम कर रही है, कहां पे, सर हार्ट में, तो वो तो हार्ट का हिस्सा है। और ब्लड को दौड़ाना पूरे शरीर में किसका काम है, तो आप कहेंगे सर शुद्ध रक्त जो है धमनी के द्वारा दौड़ेगा और जो अशुद्ध रक्त है वो सिरा के द्वारा दौड़ेगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। और मेरे मित्र इसका आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कशन के दौरान बताया है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए कि सबसे छोटी रक्त वाहिका को डैश कहा जाता है। याद रखिएगा कि सबसे छोटी रक्त वाहिका को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरी कहते हैं। और मेरे मित्र इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे रक्त केशिका। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि एक पारंपरिक रक्तचाप को मापने वाला उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है, समदाब से, ट्रांसड्यूसर से, मैनोमीटर से, मरकरी कॉलम से। क्या कहेंगे कि जो सर पारंपरिक एस्फिग्मो मैनोमीटर था जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर मापा जाता है, उसमें मरकरी यानी कि पारातराब कॉलम होता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि मैनोमीटर आप कहेंगे सर तरल दाब मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ट्रांसड्यूसर तो आप सभी कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला है कि परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, सही है। फिर है कि लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन की होती है, बिल्कुल सही है, हम लोगों ने पढ़ा है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर, अबाउट 7 लीटर के समथिंग लेते हैं, तो आप कहेंगे सर ये भी सही है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। और मेरे मित्र आपको सही नहीं है वो चूज करना है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक भाई का मैं कमेंट पढ़ रहा था कि गुरुजी हमने तो पढ़ा था कि ब्लड जो है वो कुल भार का 7 से 8% होता है। मेरे मित्र आपने ये नहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है। और जो परिसंचरण तंत्र है उसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स तीनों आ जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दूसरा है इकोकार्डियोग्राम, तीसरा है स्टेथोस्कोप, चौथा है आपका लिपिड प्रोफाइल। तो आप कहेंगे लिपिड प्रोफाइल तो सर ब्लड टेस्ट से संबंधित है। क्या है, ब्लड टेस्ट से संबंधित है, या आप कह सकते हो ब्लड टेस्ट का पार्ट है। और स्टेथोस्कोप जो है इसको हम लोग आला बोलते हैं। और ये क्या चेक करता है, तो सर जो धमनियों में रक्त का प्रवाह हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सर ये ईसीजी है,
इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ईसीजी। और इसके द्वारा क्या देखा जाता है कि जो हमारी हृदय है वो सही से कंपन कर रही है या नहीं कर रही है, इससे जो वैद्युत तरंग निकल रहे हैं वो हो रहे हैं, सही से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। और ईसीजी के द्वारा क्या किया जाता है सर, बीमारियों का पता लगाया जाता है। जबकि मेरे मित्र आपके हृदय के कार्य की सर्वाधिक जो जानकारी होती है वो किससे मिलती है, इकोकार्डियोग्राम से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, इको। इसीलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, आप कहेंगे गुरुजी ऑक्सीजन से भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करती है, निलय, महाधमनी, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। मेरे मित्र याद रखिएगा, शरीर की पूर्ववर्ती हिस्सा तो मतलब मेरे मित्र शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है, सिर, गर्दन, ये, और अगर निचला हिस्सा की बात करेंगे तो पैर, श्रोणी का हिस्सा, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो सुपीरियर वेना कावा है ये क्या करता है, तो सर सिर या फिर आप कह सकते हो गर्दन, सिर, गर्दन, इन सभी से रक्त का क्या करता है, वहन करता है। और इंफीरियर वेना कावा जो है वो क्या करता है, तो मेरे मित्र पैर आप कह सकते हो श्रोणी अंग, इन सभी से रक्त का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आप कहेंगे इंफीरियर वेना कावा के द्वारा होता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्रित करती है, आप सभी कहेंगे सुपीरियर वेना कावा शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्रित करती है, जबकि इंफीरियर वेना कावा शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को क्या करती है, आप कहेंगे एकत्रित करती है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहला है कि इनमें से रक्त उच्च दाब पर झटके और तेजी से बहता है, बिल्कुल सही है। यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है, आप कहेंगे बिल्कुल सही, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, यह भी बात सही है। और याद रखिएगा ये वीवीआई है। अगर आपसे कभी यह सवाल कर दिया जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रिवर ऑफ लाइफ, आप सभी कहेंगे गुरुजी ब्लड। मेरे मित्र फिर कहा जा रहा है कि मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है, आप कहेंगे गुरुजी यहां पे एक छूट गया है, 115 से हम लोग क्या कहते हैं 120 दिन तक होता है, तो यह बात हमारा गलत है और इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि हृदय पेशी कोशिकाएं होती है, मेरे मित्र एकल नाभिकीय, शाखा युक्त और बेलनाकार होती है। और ये क्या है, आप कहेंगे सर स्पेशल कैटेगरी के हमारा मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। जब भी हम टिश्यू की बात करते हैं और उसमें भी मस्कुलर टिश्यू की, तो हम लोग कहते हैं कि सर ये 3 प्रकार के होते हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और कार्डियक पेशी, यानी कि हृदय पेशी। तो जो हृदय पेशी होता है वो बेलनाकार होता है, इसमें शाखा होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं सर, एकल नाभिकीय, यानी कि ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। तो ये मेरे मित्र क्वेश्चन वीवीआई है, आपके सर मस्कुलर टिश्यू से संबंधित भी सवाल पूछे जा सकते हैं या वहां पे भी आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि हृदय मांसपेशियां डैश होती है। मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने बताया है, इसीलिए मैं इसका आंसर आप सबों से चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला कि हृदय चक्र क्या है, एक धड़कन और एक नाड़ी दर, एक तंत्रानुसारी और एक फुफ्फुसीय चक्र, हृदय के संकुचन और शिथिलन का एक चक्र, 2 बार एंट्रियोवेलिकुलर कपाट का खुलना। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि सर हृदय चक्र को कार्डियक साइकिल बोलते हैं और हृदय में ब्लड का भरना और बाहर निकल जाना हृदय चक्र कहलाता है। तो मेरे मित्र ब्लड के भरने और बाहर निकलने में जो मेन फंक्शन होता है किसका होता है, आप कहेंगे आलिंद और निलय का होता है। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि आलिंद और निलय जो अपना काम करते हैं उसमें संकुचन और शिथिलन होती है। और यहां पे जो कहा जा रहा है कि हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जहां पे भी हम हृदय चक्र की बात करेंगे तो हृदय में रक्त भरेगा और बाहर निकलेगा, इसके लिए सर हृदय का संकुचित होना और शिथिल होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि इस हृदय चक्र में शामिल कौन है, आप कहेंगे संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, आप कहेंगे हृदय को गुरुजी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 की निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से, आप सभी याद रखिएगा कि निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से मोटी होती है, जबकि आलिंद की भित्ति निलय की भित्ति से पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जो हृदय आवरण है वो दोहरी झिल्ली से ढका हुआ होता है, तो ये जो दोहरी झिल्ली है उसको क्या कहते हैं, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि आपने शुरुआत में ही बता दिया था। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि रक्त को धमनियों से सिरों में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है।
चिला जी, आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं से प्रवाहित किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे रक्त केशिका। तो मेरे मित्र सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है कि पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट हैं? मस्तिष्क में न्यूरॉन, रक्त में कोशिका, त्वचा में ग्रंथि कोशिका, हृदय में स्नायु तंत्र। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हृदय में स्नायु तंतु है वो आपका किससे रिलेटेड है? सर पुरकिंजे तंतु से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि मनुष्यों की समान स्पंदन दर पल्स रेट क्या होती है? आप कहेंगे सर 70 से 72 बार लेते हैं, तो यहां पे हम 70 से 80 बीट प्रति मिनट ले सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। और मेरे मित्र हमारी त्वचा के नीचे रक्त जो बह रही होती है वो एक्चुअली में रक्त केशिका के रूप में ही बह रही होती है, और बहुत सारे रक्त केशिकाएं आपस में मिलकर के सिरा का निर्माण करती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो मेरे मित्र जो पेसमेकर होता है ये रोगियों की हृदय गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाद बाकी ईसीजी मशीन से आप कहेंगे सर ईसीजी करेंगे। तो मेरे मित्र आपके आज के इस सेशन में टोटल 32 सवाल थे और इन सभी सवाल को आपने हमारे साथ डिस्कस कर लिया है। और अब मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको रक्त या फिर आपका जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इससे संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल पूछ दिया जाए तो आप उसका जवाब ना दे पाओ। आप सभी कहेंगे सर आसानी से दे देंगे। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।